हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज यानी कि यूनिट वाइज CUET यूजी की तैयारी 2023 के पेपर में चैप्टर वाइज किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक यूनिट के शुरू करेंगे। शुरू करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र से। पहला यूनिट है जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? मतलब कौन सी क्रिया ऐसी है जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल की जाएगी? असीमित आवश्यकता से जुड़ी हुई आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी हुई आवश्यकताएं, या फिर दोनों, ए और बी दोनों से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चूज होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्यों? क्योंकि आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जहां पर सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं से पूर्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती है। मतलब यहाँ पर सीमित साधन होते हैं तभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीके चुनाव करना पड़ता है, यानी कि चुनाव की समस्या होती है। और चुनाव की समस्या इन दोनों के कारण उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या होती है। इसका मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आर्थिक समस्याएं अध्ययन किया जाता है वो इन्हीं दोनों से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किन आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? यानी किसके बेस में आर्थिक समस्याओं का पूरा चीज जो है एक्सप्लेन किया जाता है। तो आर्थिक समस्याओं के जो मेन कारण है, अभी मैंने बताया, वो है असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन दोनों ही है। यानी कि यहाँ पर भी हम ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? देखिए, माइक्रो जो होता है किस भाषा का शब्द है? अगर माइक्रोज की भाषा की अगर बात करते हैं तो अरबी, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी में से ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा में माइक्रोज का अर्थ होता है क्या? छोटा, या फिर हम कहें सूक्ष्म। इसलिए इसको जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, इनकी ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चूसना है, यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक गलत है। तो कौन सा गलत? सॉरी, तीन गलत है और एक सही है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत होती है, बिल्कुल सही है। साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को सनन देती है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर से, दुर्लभता की समस्या चयन को कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर जो है तीनों ही कथन सत्य है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे कौन सा? हम यहाँ पर चूज करने वाले ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा गया है यहाँ पर वो गलत लिखा हुआ, हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या चूज करेंगे? उपरोक्त सभी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को किस अर्थशास्त्री ने बांटा है? ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की जो बांटा गया है, वो अर्थशास्त्री कौन थे? वो हमारे अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फिश, ऑप्शन नंबर सी। रैगनर फिश के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है ना। कौन से? ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा, आर्थिक समग्र का अध्ययन किया जाएगा, राष्ट्रीय आय का, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाइयों के अध्ययन करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसके अंतर्गत हम जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इनकी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही ऑप्शन होगा, राइट, व्यक्तिगत इकाई का। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर, अगर हम 7 की बात करते हैं तो साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती है? साधन की प्रमुख विशेषता की बात करते हैं, ये मानव आवश्यकता की तुलना में सीमित है, इसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। साधन वो होते हैं जो जो आवश्यकता की तुलना में सीमित होते हैं और इसके कई प्रकार के प्रयोग संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे यहाँ पर, ए और बी दोनों। उसको साधन, क्योंकि साधन हमेशा आवश्यकता की तुलना में कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अगर अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या की बात करते हैं, साधनों का आवंटन,
साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के अंतर्गत गिना जाता है। यानी कि यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये सारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। उत्पादन, उपभोग लिखा हुआ है, ये उपभोग होगा। क्या होगा ये? उपभोग, विनिमय व निवेश, इनमें से सभी। तो आर्थिक क्रियाओं ये तीनों प्रकार से बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर तीनों शामिल होती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मुख्यतः चुनाव की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है क्या देखते हैं, हम चुनते हैं कि सीमित साधनों से किस तरीके से जो है असीमित आवश्यकताओं का पूर्ति किया जा सकता है, तो यहाँ पर चुनाव करना पड़ता है। तो आर्थिक समस्या हमेशा चुनाव की समस्या से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों ही अर्थव्यवस्था के प्रकार है, यानी कि ऑप्शन आएगा हमारा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि दोनों मौजूद होते हैं? तो इसको हम बोलते हैं कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दैट मीन्स ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी क्षेत्र की विशेषताएं भी हो, साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं हो, तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? किसी भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकाधिक उत्पादन, नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता, नहीं। मुनाफा कमाना, नहीं। होता अधिकतम लोक कल्याण, क्योंकि ऐसे अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरे आर्थिक क्रियाओं पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के कल्याण को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय किए? यहाँ पर कौन सी चीज होती है जहाँ पर कीमत का निर्धारण मार्केट के आधार पर किया जाता है, यानी कि वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इस अर्थव्यवस्था में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम किस नाम से और जानते हैं? दैट इज नोन एज, आल्सो नोन एज बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? बाजार, यहाँ पर क्योंकि हर चीज यहाँ पर ओपन होता है और बाजार के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र अगर की बात करते हैं, कुछ इस तरह से बनता है उत्पादन संभावना वक्र। ये होता है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है? इसका ढाल देखिए कहाँ से, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है। इसका मतलब ये उत्पादन संभावना वक्र है, ये अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये दोनों अक्ष से क्या होता है? जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष की ओर नतोदर होती है। क्वेश्चन 17, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र कौन सा वक्र होता है? उत्पादन संभावना वक्र होता है। 18, आर्थिक सॉरी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, समष्टि अर्थ मतलब जहाँ पर समस्त पूरे समग्र अर्थव्यवस्था का सामूहिक अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सामूहिक अध्ययन की बात करते हैं राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर तीनों ही जो है समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक अध्ययन किया जाता है इन तीनों का, तो इसमें से समी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर शाखाओं की बात करते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, इनमें से सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम तीनों की बात करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? अगर उत्पादन के साधनों की बात करते हैं, उत्पादन का साधन भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, यानी कि आप ऑप्शन चूज करेंगे इनमें से सभी। 21, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान ये कहने वाले थे प्रोफेसर एडम स्मिथ, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। और एडम स्मिथ को ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है। इसको उनको बोलते हैं अर्थशास्त्र के पिता, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? इनके अंतर्गत ही रॉबिन्सन, और रॉबिन्सन के अंतर्गत ही अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री के अंदर क्या जोड़ा गया था? दुर्लभता।
क्या जोड़ा गया था? दुर्लभता। दुर्लभता का मतलब ये होता है कि यहाँ पर चीजों को चुना जाता है, ठीक है ना। कौन से थे? प्रोफेसर रॉबिन्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती हैं क्या चीज? व्यक्तिगत इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयां, व्यक्तिगत मूल्य, तीनों ही व्यक्तिगत, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की समस्याओं का व्यक्तिगत या सूक्ष्मतम अध्ययन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अभी मैंने बताया अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, प्रोफेसर एडम स्मिथ। 25, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो यहाँ पर कल्याण संबंधी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्र जो थे प्रोफेसर मार्शल थे। उन्होंने कहा था वास्तव में अर्थशास्त्र मतलब केवल धन का नहीं, यहाँ पर लोगों की कल्याण का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपना कल्याण करते हैं। तो वो अर्थशास्त्री कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। और प्रोफेसर मार्शल वो जो है एडम स्मिथ के ही शिष्य थे। 26, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? ठीक है ना। जो अर्थशास्त्र पहले कॉमन पढ़ा जाता था। अर्थशास्त्र पहले एक ही अध्ययन के एक ही शास्त्र था। बाद में इसको दो वर्गों में बांटा गया था। एक है माइक्रो इकोनॉमिक जिसको बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। और ये बांटने थे प्रोफेसर रैगनर फ्रिश ने बांटा था। और रैगनर फ्रिश ने ही माइक्रो और मैक्रो वर्ड का यूज किया था सबसे पहले। हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? क्योंकि कल्याणवादी अर्थशास्त्र परिभाषा देने वाले तो प्रोफेसर मार्शल थे, तो उन्हीं के कारण जो है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान होता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ए मार्शल के नाम से जाना जाता है। 28, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसमें से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा, क्योंकि भूमि, श्रम, पूंजी तीनों ही उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करते हैं मुद्रा को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख केंद्रीय समस्या होती है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और उत्पादन किसके लिए किया जाए, कि उत्पादन का वितरण कैसे हो। तीनों ही केंद्रीय समस्या है, यानी कि हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता, उपभोक्ता व्यवहार मतलब एक बार में एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। और जब व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है वो होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन और यूनिट 1। इसी तरह मैं हर एक यूनिट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। जरूरत यह है कि आप मेरे साथ बने रहिए, लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के मिलते रहेंगे, अकाउंट के मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।